गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नोट्स में पेज 146 में एग्जाम्पल 16.12 में आप देखेंगे कि आपको जो डाटा मिला हुआ है वो है L/D रेशियो, जर्नल स्पीड, जर्नल डायमीटर, डायमीटरल क्लियरेंस। इस बार ध्यान देंगे, डायमीटरल क्लियरेंस दिया मतलब कैपिटल C की वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रॉन्स, मतलब ये हो गया 100 × 10⁻³ मिलीमीटर। ये डायमीटरल क्लियरेंस है, इसको आप रेडियल क्लियरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल C/2 आ जाएगा। और एक्सटर्नल लोड मतलब W दिया है। मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल बोल रहा है ये, और जब भी वेरिएबल की बात करता है मिनिमम फिल्म थिकनेस में यूज होता है तो ये होता है H0/C। ये दिया हुआ है आपको 0.3। और आपको बोला फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल दैट नीड टू बी यूज। विस्कोसिटी का इक्वेशन हमेशा निकलता है सोमरफेल्ड नंबर से, जो होता है R/C² μ/NS बाई प्रेशर। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको रेडियस मिला हुआ है, ये C आप कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाई 2 करके। म्यू आपको निकालना है, NS आपका स्पीड दिया है उस डिवाइड बाई 60, प्रेशर W/L/D, ये सब मिला हुआ है। सोमरफेल्ड नंबर आपको बस पता करना है आपको, ताकि आप म्यू निकाल सके। और सोमरफेल्ड नंबर पता चल सकता है जब आपके पास L/D रेशियो, जो कि इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, वो है 1, और वेरिएबल एक तो मिला हुआ है आपको। ये दोनों को आप मैच करेंगे तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी 0.0828, और इस S को आप यहाँ रखेंगे तो आपको म्यू मिलेगा, और उसको आप Z में आप कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻9 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 16.13। इसमें फिर से आपको W दिया है 10 किलो न्यूटन, जर्नल का स्पीड N 40 RPM है, यूनिट बियरिंग प्रेशर 100 किलो पास्कल है। अब यहाँ पर किलो पास्कल दिया है तो इसको यूनिट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने करके दिखाया है उसमें। क्लियरेंस रेशियो बोल रहा है R/C, ये 800 है। जो भी आपका सोमरफेल्ड नंबर में इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी R/C ये 800 आएगा। विस्कोसिटी 30 मिली पास्कल सेकेंड दिया है। अब ये ना आपको म्यू में के नोटेशन में दिख रहा होगा, ना आपको जेड के नोटेशन में दिख रहा होगा, तो आपको किसी एक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने आगे जाके इसको म्यू में कन्वर्ट किया है, मतलब न्यूटन सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करके, ताकि आप इसको फॉर्मूला भी यूज कर सके। अब इसमें 5-6 चीजें पूछी हुई हैं। इसमें सबसे पहला है आपका डायमेंशन ऑफ बियरिंग। डायमेंशन ऑफ बियरिंग आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको प्रेशर पता रहे, क्योंकि इस बार प्रेशर तो मिला है लेकिन हमारे पास एक प्रेशर की इक्वेशंस में 2 अननोन हो जाते हैं, इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड रेशियो एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने यही स्टैंडर्ड रेशियो एज्यूम किया हुआ है वहां पर कि लेट L/D = 1, जिससे L और D की वैल्यू सेम टू सेम आए। इससे आपका L और D आ जाएगा 100। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपको सोमरफेल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस केस में अगर ये पूरा R/C 800 स्ट्रक्चर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो सोमरफेल्ड नंबर आ रहा है 0.4608, इस टाइप से कुछ आ रहा है। और आपके पास L/D रेशियो आपने एज्यूम करके रखा हुआ है जो कि है 1। मतलब अगर आपके पास सोमरफेल्ड नंबर है और L/D रेशियो है, इन दोनों को आप लेते हुए आप इजीली कोई भी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट से। तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अगर जैसे निकालना है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल दैट इज R/C × F की वैल्यू चाहिए। लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो डाटा बुक में आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी एग्जैक्ट। तो इसके लिए आपको अब हर केस में, हर पॉइंट में आपको लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में या क्लास में देखा था। लीनियर इंटरपोलेशन का तरीका कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसके बीच में किसी 5वीं वैल्यू के लिए आपको 6वीं वैल्यू निकालनी है। तो उस तरीके से हम लीनियर इंटरपोलेशन का वैल्यू इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि होता है y = y1 + y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x - x1। इसको आप यूज करेंगे तो आपका सारे वेरिएबल्स निकलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक और है नेक्स्ट आपका पेज 149 में एग्जांपल 16.15। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको बनाते वक्त कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक शाफ्ट है, या हम इसको जर्नल बोल सकते हैं ना, है ना, और इसमें बियरिंग लगा हुआ है कुछ ऐसा। इस शाफ्ट का डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, और यहां से यहां तक लेंथ भी 50 है, ये भी लेंथ 50 है, और इस जगह पे कोई एक ऑयल रिंग लगाया हुआ है जो कुछ इस टाइप का शेप का है ऐसा, ये 4 mm पे। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा।
सबसे पहले आपको इस कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि जब हम शाफ्ट पे बेयरिंग लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए हम लेंथ ऑफ बेयरिंग को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ बेयरिंग, अगर ये शाफ्ट में बहुत लंबा बेयरिंग लगेगा तो इसमें एक दिक्कत आती है। अगर ये हम लंबा कर दे तो एक दिक्कत आती है कि जब भी आप ऑयल डालने के लिए आप सेंटर पे होल बनाएंगे तो वो ऑयल हो सकता है कि आपका पूरे जगह पे प्रॉपरली ना पहुंचे, है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कि ये इसकी लेंथ बहुत बड़ी है कि आप एक ही सेंटर पे एक ही जगह पे ऑयल दे रहे हैं। तो क्योंकि ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के केस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है और अगर हाइड्रोडायनामिक एक्शन पे वर्क कर रहा है तो उसका रोल और बढ़ जाता है। तो अगर सेंटर से आप देते हैं ऑयल को तो हो सकता है ऑयल प्रॉपरली सब जगह ना पहुंच पाए, जिसके कारण आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा और शाफ्ट को रोटेट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर आप देखें तो अगर टोटल लेंथ दिख रही होगी तो आपको 100 mm दिख रही होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली, है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, और बीच में डाल देते हैं ये ऑयल रिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग आपका, आप देखते होंगे आपने अगर आईसी इंजन पढ़ा होगा तो आईसी इंजन में भी पिस्टन रिंग्स में 2 रिंग लगते हैं। एक आपका सामने वाला रहता है रिंग और एक पीछे आपका रहता है, वो रहता है ऑयल रिंग, जो कि पिस्टन के ठीक पीछे उसको ल्यूब्रिकेंट करने के लिए ऑयल रहता है। वो ऑयल वो आपके कंबशन चैम्बर में ना पहुंच जाए इसलिए वो ऑयल रिंग लगाते हैं, है ना। और सामने वाला रिंग जो है उस कंबशन चैम्बर का मटेरियल पीछे ना आ जाए, उसके लिए 2 रिंग्स का यूज़ किया जाता है। बस उसी तरीके से ऑयल रिंग का यूज़ वहीं किया जाता है जहां पर आप चाहते हैं कि यहाँ से ऑयल ना फ्लो हो। मतलब अगर मैं अब यहाँ पर होल करूँ, क्योंकि अगर ये बियरिंग 2 पार्ट में बढ़ गया है, अगर यहाँ पर होल करूँ ऑयल के लिए तो आप देखेंगे कि ये ऑयल इसके अंदर फ्लो होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगा, तो वो इसके लेफ्ट साइड से बाहर आ जाएगा, आउटफ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर ऑयल रिंग लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई आपका ऑयल फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर ऑयल जाएगा ही नहीं और यहाँ पर रुक जाएगा और वो रिवर्स आके आपका इसी साइड से ही निकलेगा। इसका मतलब अगर मैं एक ही जगह पे मैं ऑयल का फ्लो दूं तो यहाँ पर आपका एक ही जगह पे आएगा वर्क। इसका मतलब मुझे अगर यहाँ के लिए भी आपको देना है तो यहाँ पर भी एक होल करना पड़ेगा। मतलब ऐसे केस में आपको, जैसे ये अगर सिंगल बियरिंग होता तो एक जगह होल देते, अगर ये आपका 2 पार्ट में बांट रहे हैं तो आपको 2 जगह आपको होल देके, है ना, इस ऑयल को फ्लो करना पड़ेगा। और आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन में, अगर मैं यहाँ से ऑयल फ्लो करूँ तो इसका साइड लीकेज इधर से आएगा, मतलब लेफ्ट बियरिंग का आपका लेफ्ट साइड से आएगा और राइट बियरिंग का आउटफ्लो राइट साइड से आएगा। तो देखने में कुछ वो ऐसा ही दिखेगा कि आपका दोनों साइड से आपका साइड लीकेज हो रहा है या आउटफ्लो ऑफ ऑयल यहाँ से हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये आपने 2 जगह उसको होल दिया हुआ है ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑयल रिंग डाला है। अब एक चीज और देखने की है कि जो भी हाइड्रोडायनामिक एक्शन होगा वो इतने ही लेंथ में होगा। ये 4 mm पे आपका कोई हाइड्रोडायनामिक एक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोडायनामिक एक्शन के लिए ऑयल जरूरी होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला ही लाइन में, देयर इज नो हाइड्रोडायनामिक एक्शन ओवर द विड्थ 4 mm ऑफ द ऑयल रिंग। यहाँ पर इतनी चौड़ाई में कोई हाइड्रोडायनामिक एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल पहुंच ही नहीं रहा है, ये ऑयल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पर ऑयल हो नहीं रहा है। तो इसलिए आपका बियरिंग 2 लेंथ में बढ़ जाता है। दोनों का लेंथ आपको दिया हुआ है 50-50 mm। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बस ध्यान रखना है कि जो आप लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ बियरिंग, आप है तो ये पूरा सिंगल बियरिंग, लेकिन अब आपको जब इसको कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ ऑफ बियरिंग ये सिंगल इतने से हाफ बियरिंग का लेंगे, वो हो जाएगा 50 mm। और एक और चीज को आपको हाफ करना पड़ेगा, यहां पर लिया हुआ है द टोटल रेडियल लोड एक्टिंग ऑन द जर्नल इज 20 किलोन्यूटन। मतलब पूरे बियरिंग पे जो लोड आ रहा है वो 20 किलोन्यूटन का है, मतलब वो पूरा कंबाइंड बियरिंग की बात कर रहा है। लेकिन हम कैलकुलेशन में अगर हाफ बियरिंग ले रहे हैं तो आपको जो लोड W है ये भी आपका 20/2 दैट इज 10 किलोन्यूटन हो जाएगा। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको लोड दिया है वो टोटल लोड दिया है, इसलिए आपको इस लोड को हाफ करना पड़ेगा अगर आपने लेंथ को भी हाफ किया हुआ है तो। उसके बाद का अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो सेम है जैसा हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो यहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें विस्कोसिटी निकालने बोला वो निकल जाएगा। उसके बाद बोला है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लीटर पर मिनट, आपको फिर से लीटर पर मिनट में निकालना है। तो आप वही वेरिएबल का यूज करेंगे, फ्लो वेरिएबल का Q/RCNSL, उससे आपको देखेंगे नंबर मिल रहा है। तो फाइनली आपका जो Q आता है अगर उस वेरिएबल को आप सॉल्व करेंगे तो 2747.83 mm³ पर सेकेंड। अब इसको आपको लीटर पर मिनट में डिवाइड
कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 डिवाइड बाई 10⁻⁶ मैंने बताया था एक सिंपल सा फंडा, उससे आप मतलब 60 से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁶ से आप डिवाइड करेंगे तो ये लीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका आया ये ऑयल फ्लो है कि आप कितना ऑयल किस रेट से बियरिंग के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि बियरिंग के अंदर जो ऑयल आ रहा है वो सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा है, वो दो जगह से आ रहा है। और आपको ऑयल फ्लो पूछता है, इसका मतलब वो टोटल ऑयल फ्लो की पूरे बियरिंग में जो ऑयल अंदर जा रहा है वो क्या है। तो ये जो आपका निकला है वो हाफ लेंथ को कंसीडर करते हुए निकला है, इसका मतलब ये ऑयल फ्लो भी एक ही बियरिंग पे आपका आ रहा है। तो अब आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर दो एरो बनाए और दो होल से ऑयल के, इसका मतलब आपको सबसे पहले इस क्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इस नंबर को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 5495.66, मतलब कंबाइंड वे में दोनों बियरिंग्स में है ना आपका कंप्लीटली ये आपका mm³ में आपका ऑयल फ्लो रहेगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 और डिवाइड बाय 10⁻⁶, तो ये फाइनल आपका आंसर आता है 0.33 लीटर पर मिनट। तो यहां पर कुछ चीजों को बस ध्यान रखेंगे कि आपको लेंथ अगर आपने हाफ लिया है तो आपको पावर को भी हाफ करना है, लेकिन जब ऑयल फ्लो की बात करेंगे उसको आपको डबल कर देना है, क्योंकि आप दोनों बियरिंग में ऑयल फ्लो की बात करेंगे है ना, तो इसलिए उसको डबल करते हुए उसका लीटर पर मिनट में आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एक क्वेश्चन है पेज 151 में आपका एग्जाम्पल है 16.16। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको एक नया डाटा मिला रहेगा, इसको यूज करते हुए आपको कुछ एक नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है ए 50 mm डायमीटर जर्नल रोटेट्स एट 1440 RPM इन ए बेयरिंग ऑफ लेंथ 50 mm। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको डी मिला हुआ है 50 mm, एल भी मिला हुआ है 50 mm और आपको स्पीड दिया है 1440 RPM। The surface roughness of shaft is 0.8 microns and bearing is 1.6 microns। दोनों का आपको सरफेस रफनेस का वैल्यू दिया हुआ है और आगे ये चीज को यूज करते हुए बोलता है हमेशा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस शुड बी 5 टाइम्स द सम ऑफ सरफेस रफनेस। मतलब H0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 टाइम्स सम ऑफ सरफेस रफनेस, जो कि है 0.8 और 1.6। ये दोनों का आपको एडिशन करना है और ये निकलेगा μm में, मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशंस के बाद में मिलीमीटर में। तो जैसे मैंने देखा या मैंने किया है उसको, तो ये 0.012 mm आएगा, ये शॉर्ट आ जाता है। इसके बाद बोला है द क्लास ऑफ फिट इज H8D8। यहां पर एक फिट की बात कर रहा है, उसका दिया है और वो दिया है कैपिटल H8 और स्मॉल d8 करके, ऐसा कुछ एक नोटेशन दिया हुआ है। एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इज 18 cp। cp के टर्म्स में मतलब ये z हो गया आपका 18 स्मॉल c कैपिटल P। फाइंड द मैक्सिमम लोड रेडियल लोड दैट द जर्नल कैन कैरी। अब आपको यहां पर रेडियल लोड निकालना है, मतलब W की वैल्यू निकालना है। अब यहां से अगर आप देखेंगे इसको, सबसे पहले हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि हमको क्या क्या फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर रेडियल लोड निकालना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियल लोड कौन से इक्वेशन में यूज होता है। सबसे जनरल इक्वेशन लोड का रहता है, जिसमें आपका रहता है प्रेशर की वैल्यू, जिसमें आपको रहता है W/L/D। इसका मतलब अगर आपके पास L, D और प्रेशर है तो आप W की वैल्यू निकाल सकते हैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपके पास देख रहे होंगे कि आपके पास L और D है लेकिन प्रेशर नहीं है, और प्रेशर यूज होता है आपका सोमरफील्ड इक्वेशन में S = R/C होल स्क्वायर μ/NS प्रेशर। अगर इस इक्वेशन से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो फिर आपका W भी निकल जाएगा। अब यहां पर अगर आपको प्रेशर नोन करना है तो आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। R आपको यहां पर दिख रहा होगा, R आपका आ रहा है 25 mm है ना। C अभी आपके पास नहीं है, म्यू की वैल्यू है आपके पास है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 18 × 10⁻⁹ न्यूटन सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। NS आपका है RPS, जो कि आता है 24 RPS डिवाइड बाय 60 करेंगे, बच जाता है आपके S और C। ये दो चीजें आपके पास बच जाती हैं, ये दो चीज को निकालना है अगर आपको। तो अब कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ये जो नया डाटा है उसका यूज करेंगे। रेडियल क्लियरेंस और सोमरफील्ड नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप प्रेशर ढूंढ लेंगे, और प्रेशर मिल जाएगा तो आप W ढूंढ लेंगे। पर ध्यान देंगे आप यहां पर
कि आपको ये जो फिट मिला है, क्लास ऑफ फिट, ये आपको मदद करेगा क्लियरेंस निकालने में, स्मॉल सी की वैल्यू निकालने में। नहीं तो हम इसको एज्यूम कर सकते थे, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने किया था 0.001 टाइम्स रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ऐसा यूज किया था हमने 0.001 आर करके। लेकिन यहां पर अगर आपको क्लास ऑफ फिट दिया है तो आपको उसी को यूज करते हुए क्लियरेंस निकालना है। और जैसे आपको क्लियरेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो आपके पास एच नॉट है, आपके पास एल बाई डी रेशियो है 1, तो आप उसको एच नॉट बाई सी से कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका ये क्लास ऑफ फिट से जो सी की वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करेंगे एच नॉट से, तो इसका एक वेरिएबल मिलेगा और ये दोनों को देखते हुए आपको सोमरफेल्ड नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही सोमरफेल्ड नंबर मिल जाएगा तो आपका प्रेशर और डब्ल्यू आपको पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब सबसे पहली चीज है हमको कि ये फिट को देखते हुए क्लियरेंस की वैल्यू निकालने का। अब ये जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए कि ये फिट क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूं कि किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई पार्ट बनता है, अगर मान लेते हैं हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं कि कोई भी शाफ्ट बनता है, तो जैसे मैंने उसका एक साइज बोला कि शाफ्ट का जो डायमीटर है ना, वो है आपको मान लीजिए 50 mm। तो सिर्फ एक सिंगल शाफ्ट नहीं बनता, ये मास प्रोडक्ट है, हो सकता है 50 mm के बहुत सारे शाफ्ट बन रहे होंगे, है ना, लाखों की तादाद में। लेकिन हम जानते हैं कि हम कितना भी परफेक्ट मशीन रखें, है ना, या बहुत ही एकदम अच्छे से हम इसको प्रोडक्शन को यूज करते हुए अगर हम किसी चीज का एकदम साइज डायमेंशन तय करें, हम एग्जैक्ट साइज को या एग्जैक्ट 50 mm जिसमें थोड़ा भी क्लियरेंस ना हो या थोड़ा भी कोई डिविएशन ना हो, ऐसा हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। हम उसको किसी भी जनरल आप स्केल से नापेंगे तो आपको 50 mm दिखेगा, पर अगर ध्यान से वर्नियर स्केल से या दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हम उसका डायमेंशन नापेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसके डेसिमल में ही भले दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ डिविएशन दिखेगा, है ना। तो इसलिए कंपनीज भी एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कोई भी प्रोडक्ट के साइज को फाइंड आउट करती है या उसके डायमेंशंस को तय करती है। इसलिए मान लेते हैं अगर मैं कोई इंडस्ट्री में चला रहा हूं और मुझे पता कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें मुझे सारे शाफ्ट बनाने हैं 50 mm डायमीटर के, तो एग्जैक्टली परफेक्ट 50 mm एग्जैक्टली दैट इज 50.000 मिलीमीटर ये बनना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कंपनी कुछ डेविएशंस करती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज लेके हम उसको चला सकते हैं, और इसी चीज को बोलते हैं टॉलरेंस। हिंदी में टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना, कि हम कितना लिमिट साइज तक बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाहर अगर टॉलरेंस के बाहर चला गया, है ना, तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। जैसा कि अब अगर टॉलरेंस लेना है तो सबसे पहले आपको बेस साइज डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर एक टर्म आता है बेस साइज। यहां पर ये जैसे अगर मुझे 50 mm का साइज बनाना है तो ये मेरा हो जाएगा बेस साइज। अगर मुझे कोई शार्ट बनाना है वो हो जाएगा। अब बेस साइज से मतलब इसको अगर हम अब मैं डेसिमल में लिखूं तो ये हो जाएगा 50.00 मिलीमीटर। ये हो गया मेरा बेस साइज। अब मान लेते हैं कोई स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हुए आगे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, इसके स्टैंडर्ड्स के चार्ट्स आते हैं कि टॉलरेंस को लेने का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, इसके चार्ट्स आते हैं, आपको आगे बताऊंगा। पर मान लेते हैं कि मैंने अगर एक चार्ट से अगर चुना है तो मुझे जब मिला है कि डी जो मेरा है 50 mm, है ना, 50.00, इसमें मैं एक ले रहा हूं प्लस 0.02 मिलीमीटर या 0.02 या माइनस 0.03, ऐसे दो डेविएशंस मैंने लिए। ऐसा कोई नंबर लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है टॉलरेंस, मतलब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। एक जगह लिखा है, दोनों साइन को सबसे पहले देखिए कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस मतलब बढ़ेगा, माइनस मतलब कम होगा। बेस साइज से कोई डायमेंशन बढ़ेगा। अब 50 प्लस 0.02 करोगे तो आपको मिलेगा 50.02, और 50 में माइनस 0.03 करेंगे तो आपको मिलेगा 49.97। तो आपको ये दो डायमेंशंस दिखेंगे आपको। इसका मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है अगर ऐसा कुछ टॉलरेंस का लिमिट दिया है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट जो ऊपर साइड में रहता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, है ना। तो अगर इसका मतलब अगर क्वेश्चन को देखें तो ये इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने ऐसा टॉलरेंस प्रोवाइड किया है जिसमें आप जो शाफ्ट बनाएंगे और बनने के बाद जब उसको मेजर करेंगे तो वो इसी रेंज में रहना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस रेंज से बाहर चला जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और उसको टोटली डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी चीज को, इसका मतलब इसमें अगर देखेंगे आप कि टोटल टॉलरेंस लिमिट 0.05 mm का है। अगर आप ये दोनों को ऐड करें तो टोटल टॉलरेंस लिमिट 0.05 मिलीमीटर का आपको टॉलरेंस मिला हुआ है ना, कि इसके अंदर रह के अगर हम कोई चीज लेंगे तो उसको बर्दाश्त करेंगे, इसके अलावा हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है
कि टॉलरेंस को लेने का। तो ये जो आपको बता रहा है ये इसी बेस में बता रहा है। अब इसको अगर आगे देखेंगे हम तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिख रहा है, और ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा एक प्लस में साइन में रहे और एक माइनस साइन में रहे, ये दोनों भी प्लस हो सकते हैं कि मुझे सिर्फ ज्यादा ही चाहिए कम नहीं चाहिए, ये प्लस 0.03 भी हो सकता है या ये प्लस 0.08 भी हो सकता है, यहां पर ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और दोनों आपका प्लस माइनस भी हो सकते हैं, दोनों जीरो भी हो सकते हैं, या एक जीरो और एक प्लस रहेगा, ऐसा कुछ होता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप अगर चार्ट्स में देखेंगे तो ये कुछ भी आपको वैल्यू मिल सकती है ना, इसका कोई आपका ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही वो चार्ट्स बने हुए हैं जिसमें ये सारी वैल्यूज को आप लेते हुए अपना साइज को आप तय कर सकते हैं। तो ये जो होता है एक तरीका होता है कि कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ टॉलरेंस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिसमें आप एग्जैक्ट नहीं बना सकते, इसलिए कोई एक रेंज रखना पड़ेगा जिसके रेंज के अंदर अगर आप रहे कि आपका डिजाइन हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर यही चीज आपको मदद करेगी आपका क्लियरेंस निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने हम क्वेश्चन में आएंगे तो हमारे पास एक बेसिक शाफ्ट साइज भी है और बेसिक होल साइज भी है। बियरिंग में होल होता है इसलिए मैं उसको होल साइज बोल रहा हूं, और शाफ्ट आपका सॉलिड होता है, इसमें एक्सटर्नल डायमीटर होता है, इसमें इंटरनल डायमीटर होता है। तो बेसिक आपका शाफ्ट साइज भी है जो आपको दिया हुआ है 50 mm, बेसिक आपका होल साइज भी है वो भी आपको मिला हुआ है 50 mm, लेकिन अब उनमें जो डेविएशंस आएगा उनके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उसी के लिए आपको यूज किया हुआ है एक नंबर जो कि दिया हुआ है एक अल्फाबेट के साथ H8D8। ये आपको ये टॉलरेंस की वैल्यू निकालने में मदद करेगा, और अगर हमको टॉलरेंस पता चल जाएगा तो हम एक एवरेज शाफ्ट का साइज पता कर सकते हैं और एक एवरेज होल का साइज पता कर सकते हैं, है ना। वो अभी अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। और जैसे ही आपको एक एवरेज दोनों का साइज मिल जाएगा एग्जैक्ट रूप में, अभी तो आपको बेस साइज दोनों का ही 50 दिखेगा, लेकिन जब हम इसको इनके टॉलरेंस की वैल्यू डालेंगे तो हमको एकदम एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट्स में उनके एग्जैक्ट साइज मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको मालूम अगर आपको क्लियरेंस निकालना है तो शाफ्ट में से आप होल में से आप शाफ्ट को माइनस करेंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आपके पास एवरेज होल साइज आ जाएगा उसमें से एवरेज शाफ्ट साइज को आप माइनस करेंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर डायमीटर से डायमीटर माइनस करते हैं तो आपको पता है कि वो डायमीटर क्लियरेंस निकलेगा, उसको आपको रेडियल क्लियरेंस स्मॉल सी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे ये H8D8 को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप देखेंगे इसके नोटेशन में अक्सर आपको ऐसा टाइप का कुछ मिलेगा जिसमें पहला भी एक अल्फाबेट है, फिर नंबर है, फिर अल्फाबेट है, नंबर है ना। अल्फाबेट को ध्यान से देखेंगे कि हमेशा पहला अल्फाबेट एक कैपिटल में रहेगा, लेकिन जो उसके बाद वाला जो अल्फाबेट रहेगा वो हमेशा एक स्मॉल लेटर रहेगा। तो यहां पर ये दोनों के लिए रहता है, शाफ्ट और होल के लिए। तो जिसमें आपका बड़ा अल्फाबेट दिख रहा है ये हमेशा होल के टॉलरेंस लिमिट बताएगा, और अगर ये छोटा अल्फाबेट के साथ नंबर है तो ये शाफ्ट के टॉलरेंस लिमिट बताएगा। इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये होल का टॉलरेंस लिमिट बताएगा, ये शाफ्ट के टॉलरेंस लिमिट बताएगा। कैपिटल लेटर्स होल के लिए, स्मॉल लेटर्स आपका शाफ्ट के लिए। ए से लेकर जेड तक ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना। वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये भी कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज होल साइज, आपको अब लिखना पड़ेगा। तो अब मैंने स्टेप बनाया हुआ है वहां पर कि मुझे अगर सोमरफेल्ड नंबर निकालना है तो मुझे क्लियरेंस चाहिए, तो मैंने आपका एवरेज होल लिमिट्स मैंने साइज निकाल लिया है। अब आपको ध्यान रखना बेसिक चीज कि आपका जो बेस साइज है वो 50 है, क्योंकि आपको दिया हुआ था, है ना, ए 50 mm डायमीटर जनरल, मतलब बेस साइज एकदम बेसिक, ये तो डेसिमल में चेंजेस आएगा, वो 50 ही रहेगा। इसको ध्यान में रखते ही वही सॉल्व करना है। तो बेसिक साइज आपका 50 है। तो यहां से आप देखेंगे, अब आपको डाटा बुक में एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी जो दिया हुआ है 3.7 में। 3.7 खोल के रखेंगे, मैंने यहां पर रखा हुआ है। तो 3.7 में देखेंगे, उसका अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे उस चार्ट का, वो लिखा हुआ है, ध्यान रखें कि चैप्टर 3 और पेज नंबर 7 टॉलरेंस फॉर होल्स लिखा हुआ है कि जितने भी टाइप के होल्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनके क्या टॉलरेंस लिमिट लगते हैं। तो अब उस टेबल को देखेंगे तो पहली चीज आपको लिखेगा, है ना, कि लिमिट्स ऑफ डेविएशंस फॉर होल साइज अप टू 500 mm, 500 mm तक बेसिक साइज का आपको उसमें वहां दिया हुआ है। उसके बाद वैल्यूज ऑफ डेविएशंस इन माइक्रॉन्स, अंदर जो टॉलरेंस लिमिट्स मिले हुए हैं ऐसे वाले वो माइक्रॉन्स में मिले हुए हैं। मतलब मैं जानता हूं कि अगर कोई वैल्यू दी हुई है 35 ऐसा करके कुछ, है ना, और इसके आगे म्यू एम लिखा हुआ है, माइक्रॉन्स का मतलब होता है माइक्रोमीटर, तो
तो आप इजीली उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमको मिलीमीटर चाहिए रहेगा। आप 10⁻³ करते हैं तो ये आ जाता है 0.035 मिलीमीटर। तो किसी भी नंबर मतलब अंदर जो टॉलरेंस की लिमिट्स दी हुई है वो ध्यान रखेंगे वो माइक्रॉन्स में दी हुई है। उसको आपको जब यहां पर आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, मैंने यहां पर तो आपको मिलीमीटर में ही बताया था इसलिए आपको इजी निकल गया, लेकिन वहां पर आपको वो माइक्रॉन्स में मिलेगा। आपको सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो आपको वैल्यू मिलेगी तब आपको उसको में प्लस माइनस करेंगे। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब होल साइज को देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको अल्फाबेट्स पे पहले ध्यान देंगे आप, है ना, अल्फाबेट्स पे। तो आपको देखेंगे ABC दिया हुआ है ये चार्ट में, है ना। हमको चाहिए H, तो हमको पेज पलटाना पड़ेगा। तो 3.7 के बाद आपको 3.8 मिलेगा, जिसमें आपको लिखा है DEF है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको 3.9 में वहां पर ये लेटर मिलेगा H। तो आगे देखेंगे H के बाद भी है GJEK है ना, MNP है। तो ऐसे ऐसे RST अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट चूज करना पड़ेगा। ये सारे ही होल्स का कंटिन्यूशन में चार्ट्स है, आपको H वाला ढूंढना पड़ेगा। तो पेज 3.9 में आपको H वाला मिलेगा, सिंगल अकेला चार्ट है जिसमें H होल के लिए है। अब इसका पहला कॉलम देखेंगे तो बेसिक साइज बोल रहा है। हमको पता है कि हमारा बेसिक साइज 50 है, लेकिन इसको भी दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अबव और उसके बाद है अप टू एंड इंक्लूडिंग। इसको हिंदी में समझेंगे कि 50 से ऊपर होने पे ही इसको लेना है। अप टू एंड इंक्लूडिंग मतलब कोई अगर नंबर है वो उसमें इंक्लूड है। हमारा जैसे बेस साइज है 50, तो आगे हम देखेंगे हमको 50 ये दो बार दिखेगा, एक है 30 to 50 और एक है 50 to 80। तो हमको कौन से वाले 50 में लेना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। जो 50 to 80 दिख रहा है उसका मतलब हुआ अबव 50 एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 80। वो नंबर आप लगा दीजिए वो सामने में तो आपको क्लियर हो जाएगा। 50 से ऊपर आने पर ही आपको वो वाले कॉलम रो में जाना है। तो इसका मतलब हमारा आएगा 30 to 50 मतलब अबव 30 एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 50, ये हुआ। तो हम 30 और 50 के रेंज में ही जाएंगे और उसमें आप H आपको मिल गया है। अब आपके पास उसके बाद नंबर है वो देखेंगे, वो नंबर है 8। तो आप देखेंगे कि 30 to 50 में और 8 पे आपको दो नंबर दिखेगा, एक है आपका 39 और एक है आपका 0। तो प्लस 39 और 0 है, आपको ये है। लेकिन ध्यान में जैसे मैं बताया था ये माइक्रॉन्स में इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है ना। तो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं अगर 50 में जोड़ूं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 0.039, और अगर इसको भी अगर मैं जोड़ूं तो ये आएगा 0.000, क्योंकि नीचे वाला तो आपको 0 दिया और इसको करेंगे तो आएगा आपका 50.039 और ये आएगा 50.000। और इसको हम अब ऐड करेंगे, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ना। तो अब हम इसका एवरेज साइज निकालेंगे, एवरेज होल साइज इसको बोलते हैं। और किसी भी चीज का एवरेज आपको मालूम है कि एवरेज निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 50.039 प्लस 50.000 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज होल साइज आपका निकल के आएगा 50.0195। मतलब ये एग्जैक्ट या एवरेज होल साइज आपका मिल जाएगा 50.0995। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आपको एवरेज शाफ्ट साइज भी निकालना है, और आपका शाफ्ट का भी बेसिक डायमीटर 50 है, लेकिन ये है आपकी बार आपका अल्फाबेट D। तो आगे आप पेज पलटाएंगे कि जहां पर आपका होल्स खत्म हो रहा है उस पेज को आप देखते रहेंगे। तो ये होल्स आपका खत्म होता है 3.12 में जाकर, डाटा बुक में पेज 3.12 में आके होल्स खत्म होता है, और जहां वो खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है, वो लिखा है टॉलरेंस फॉर शाफ्ट। अब यहां पर शाफ्ट के टॉलरेंस दिए हुए हैं, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से लेना है आपको। लेकिन सबसे पहले आपको फिर से अल्फाबेट पकड़ना है, वो जबकि जो कि है इस बार स्मॉल d। आप देखेंगे 3.12 में ABC दिया हुआ है, इसको आप आगे पलटाएंगे और D अल्फाबेट ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा D अल्फाबेट 3.14 पे। तो पेज 3.14 में आपको स्मॉल d मिल जाएगा। इसमें 8 में देखना है और फिर से 30 to 50 वाले रो में जाएंगे। तो 30 to 50 वाले में जाएंगे तो आपको 8 में मिलेगा -50, सॉरी एक मिनट, 30 to 50 में हाँ -80 और -119 ऐसा कुछ दिया हुआ है, -80 और -119, और दोनों ही माइनस है। इसका मतलब दोनों ही लिमिट्स आपके 50 mm से कम ही आएंगे। तो इसमें आप इसको माइनस करेंगे। आपकी बात साइन आपको नहीं तय करना है, जो आपका टॉलरेंस में साइन है उसी को यूज करना है, ये आपको अपने मर्जी से नहीं लेना है।
जो भी आपको वहां पर साइन आपको मिलेगा कि उसमें आपको माइनस करना है कि प्लस करना है, ये आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आप जो भी बस आपको वैल्यूज मैच करनी है ना, आपको अपना शाफ्ट साइज का और अपना ये नंबर का, इस दोनों का आपको जैसे आप करेंगे तो जो भी टॉलरेंस जिस भी बॉक्स में आएगा, उस बॉक्स में जो नंबर मिला हुआ है उसमें आगे प्लस और माइनस साइन डाला हुआ है, उसके हिसाब से आप करेंगे। तो यह है 80, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.080 आएगा, है ना। और उसके बाद मतलब ये भी माइनस में है तो ये 0.119 आएगा। इसको आप दोनों को 50 में से आपको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 49.92 और ये दूसरा आ रहा है 49.881। फिर से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको बाद मिल जाएगा एवरेज शाफ्ट साइज, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ रहा है 49.9005 मिलीमीटर। अब आपके पास एवरेज शाफ्ट साइज है, एवरेज होल साइज है, तो ये एग्जैक्ट है, बाकी आप चीजें भूल जाइए। तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि होल का साइज है 50 से ज्यादा, शाफ्ट का साइज है 49, इसका मतलब 50 से कम। बेसिक साइज से एग्जैक्ट जो हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब जब भी ये दोनों इंसर्ट होगा तो दोनों के बीच में हमको मिलेगा क्लियरेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों ही डायमीटर्स हैं, और जब भी आप डायमीटर से डायमीटर माइनस करेंगे तो आपको मिलता है कैपिटल सी, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर क्लियरेंस। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आप ये दोनों को माइनस करेंगे लिख के कि एवरेज होल साइज माइनस एवरेज शाफ्ट साइज, ये आपका क्लियरेंस आएगा 0.119। और स्मॉल सी के लिए आपको कैपिटल सी बाई 2 करना है, और ये कैपिटल सी बाई 2 करने से ये आ रहा है ये चीज आपका 0.0595। तो इस तरीके से स्मॉल सी की वैल्यू ये पूरे प्रोसेस से निकलती है। और फिर मैंने जैसे बताया था, जैसे आपके पास स्मॉल सी आ जाता है, अब आप H0/C करेंगे तो आपको एक वेरिएबल मिलेगा, उससे आपका सोमरफील्ड नंबर ही मिल जाएगा। और जैसे सोमरफील्ड नंबर मिल जाएगा तो आपका प्रेशर पता चल जाएगा, और प्रेशर पता चल जाएगा तो आपको लोड भी निकल जाएगा। ये प्रोसेस को आगे उसमें सॉल्व किया हुआ है, उसको उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको लोड की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखें कभी भी क्वेश्चन में अब आगे जाके आपको अनसॉल्व में भी सेम ऐसा एक न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें शायद H7E7 करके कुछ आपको कोडिंग दी हुई है। ध्यान रखेंगे अगर किसी भी न्यूमेरिकल में इस टाइप का कोई कोडिंग आता है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ यही निकाल के देगा, रेडियल क्लियरेंस निकालने में मदद करेगा, जिसका प्रोसेस ये रहेगा। वहां पर आपको बढ़िया एक अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हुए इसको बढ़िया, जैसे मैंने नोट्स में जो सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करते हुए दिखाना है कि कैसे आप अपना रेडियल क्लियरेंस तक की वैल्यू को आप पहुंचाते हैं। आगे आप और भी न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। अनसॉल्व का है दिया है 16.56, हाँ 16.7 है, अनसॉल्व 16.7 है। ये नोट्स में पेज 156 में दिया हुआ है। ये कुछ इसी टाइप का है, इसमें H7E7 दिया है जो मैं भी बता रहा था। इसको आप देख लेंगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये अनसॉल्व कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, कोई भी डाउट आएगा तो किसी भी तरीके का तो आप मुझसे पूछेंगे। तो इस तरीके से आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का जो डिजाइन है और से जितने भी रिलेटेड टिपिकली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।